एवरीवन, वेलकम टू पूजास क्लासरूम। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्लास 11th की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने क्लास फर्स्ट स्टार्ट की थी, उसमें चैप्टर 1 सेट्स का स्टार्ट किया था। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या स्टडी किया था कि सेट क्या होता है। किसी भी तरह का कोई कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे से डिफाइंड है, जिसको अगर मैं सेट बनाऊं तब भी वही बनेगा जो आप लोग बनाएं, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था जो भी ऑब्जेक्ट्स या टर्म्स उस सेट के अंदर है वो उसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वो हमने कर लिया था। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन के लिए जाएंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें दो प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। इसके अंदर क्या है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ये आपकी एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पेज पे ही लिख रखा है। आप वहां से भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या साथ के साथ इसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या लिख रखा है कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर टेबुलर फॉर्म, या सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो तरह के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट है, तो क्या बोलना चाह रहा है कि मिडिल ब्रैकेट के साथ में एनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, और क्या होगा, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट है वो लिस्टेड होंगे, मतलब कि वो सब लिखे हुए होंगे और वो किससे सेपरेटेड है, कॉमा से। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने नेचुरल नंबर बनाया है जो लेस देन 5 है। ऑल नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 है तो उसको हम किस तरह से लिख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ब्रैकेट से मिडिल ब्रैकेट से बना दिया, कॉमा लिख दिया और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर आ गया। ठीक है, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इन मटेरियल। मतलब कि अगर मैंने इसको 1 2 3 4 5 लिखा है, मैं चाहूँ तो इसको 5 3 2 1 4 इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो ऑर्डर है या अरेंजमेंट है वो जरूरी नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स होने जरूरी हैं कॉमा के साथ में और मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए। उसका अरेंजमेंट लेसन या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में या कोई प्रॉपर ऑर्डर से ही हमें उसको लिखना है, ये डिफाइंड नहीं, ये जरूरी नहीं है। एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट के अंदर नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमें बुक के अंदर भी ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर जो भी टर्म्स है उसको हमें सेट बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, SCHO दो बार आ रखा है लेकिन हम दो बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे उस एलिमेंट को, एंड देन L। इस तरह से इस वर्ड का ये मतलब है, एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। एलिमेंट्स कोई भी है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तरह से रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मिडिल टर्म्स मिडिल ब्रैकेट से हम एनक्लोज करेंगे, सारे एलिमेंट्स लिस्टेड होने चाहिए और कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए। इसके अंदर कोई भी ऑर्डर है वो पर्टिकुलरली एप्लीकेबल नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और थर्ड चीज है, कोई एलिमेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, बार बार उस सेट के अंदर रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल से हम इसमें समझ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे इसमें आपको सारे एलिमेंट्स क्या है, लिस्टेड है, शो हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे भी ये कोई सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट x है, XYZ किसी भी अल्फाबेटिकली फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये कॉलन बना रखा है, फिर x इज कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे रखी है, तो और इसको मिडिल ब्रैकेट से इंक्लूड कर रखा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि पहले तो डिफाइन कर देंगे कि किस सेट के अंदर क्या डिफाइन हो रहा है, उसका लिख देंगे। तो उसको इस तरह से रीड करें, द सेट ऑफ ऑल x, जितने भी x है, कॉलन का मतलब है सच दैट x इज, ये इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी या कंडीशन होगी, x इज ऑड नेचुरल नंबर्स या x इज इवन नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 5, विच इज लेस देन 10 या मोर देन 10, इस तरह से कोई कंडीशन होगी। तो इस तरह से फॉर्म को हमें शो कर रखा है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं।
जैसे हमारे पास में पेज नंबर 3 पे आप देखेंगे तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ये पेज नंबर 3 है, इसके अंदर आपको ए पार्ट में दिखेगा क्या दे रखा है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। 42 से x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। जो 42 को डिवाइड कर सके वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, और नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, यस 2 से डिविजिबल है। 3 से है, 3 से भी है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 42, 42 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 करूंगी तो 42 हो जाएगा। इसी तरह से 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 1 3, 3 4 12, तो ये 42 है, ठीक है। 3 इंटू 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं, 6 7 42। इस तरह से हमारे पास में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ये अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो ये हमारे पास में एलिमेंट्स है। अब इस तरह के एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से डिफाइन किया है कि x कोई सेट है जिसके अंदर x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स 42। 42 से ये सब डिवाइड हो जाएंगे नंबर से। इस तरह के दो फॉर्म में हमें मतलब कि कहते हैं ना सेट लिखे हुए मिलेंगे। हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए मैंने स्टडी करवाया था। आप एक बार चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ में, और नहीं तो आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है वो पेज नंबर 2 और 3 पे ये सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, आप उसको वहां से भी नोट डाउन कर लेंगे या फिर अंडरलाइन कर लीजिए। नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एक प्रॉपर नोट्स आपके पास में मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप थर्ड क्वेश्चन एक बार स्टडी कीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये सब किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दे रखे हैं और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें पता है क्या करते हैं, हम लिस्टेड करते हैं सभी एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, a equals to x such that x is an integer and less than and equal to -3 and greater than less than 7। थर्ड क्वेश्चन दे रखा a is equal to x is an integer and x is greater than and equal to -3 and less than 7। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें x डिफाइन कर रखा है, सेट के अंदर कॉलन लगा रखा है और एक कंडीशन के साथ में हमें डिफाइन कर रखा है। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत इजी है, हमें सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, लिस्ट करना है। इंटीजर्स है, इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है। जो -3 के इक्वल है और इससे छोटा है, ठीक है, -3 सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास में, और 7 से क्या है, -3 से बड़ा है या इक्वल है और 7 से छोटा है, तो लास्ट नंबर हमारे पास में 7 आ गया। 7 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है हमारे पास में, लेस देन ही है, ठीक है। -3
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर जो हमने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। आप रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म से डरिए मत, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म को किस तरह से लिखा जाता है, सेट बिल्डर क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड बी पार्ट हमें क्या बोल रखा है, बी दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में x कॉलन x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें नंबर सिस्टम भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ नंबर सिस्टम का भी कंसेप्ट आप प्लीज स्टडी कीजिएगा। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा विच इज लेस देन 6। लेस देन 6 होगा तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये इसका रोस्टर फॉर्म लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप बुक के अंदर देखिए, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब कि 2 डिजिट कोई भी नंबर है, उन दोनों का प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। जैसे ये c से डिफाइन कर रखा है तो हमने कर दिया, मैं बोलूँ 1 7, 2 डिजिट नंबर है 17, इन दोनों को अगर डिजिट को प्लस करो तो 1 + 7 भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, 71 भी इसी तरह से ये हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 को अगर मैं 6 कर दूँ तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 26 लिख सकते हैं या फिर इसको 62 लिख सकते हैं। ये देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मैंने रिवर्स किया तो नंबर रिपीट नहीं हो रही है, 26 है ये 62 है, वो हम रीजनिंग से मैथमेटिकली कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3, 35 या 53 कर दे हम। 3 के बाद कौन सा नंबर है 4, 44, 4 + 4 8 हो जाता है। और लास्ट नंबर हमारे पास में हो जाएगा 8 एंड 0 80। 0 एंड 8 नहीं करेंगे क्योंकि 0 8 कितना हो जाता है, सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा, तो 8 0 80। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म आ जाएगा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रखा है डी x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। x क्या है, प्राइम नंबर है जो 60 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सी चीज है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो जो भी नंबर आएंगे प्राइम नंबर्स वो क्या होंगे, 60 से के डिविजर हो जाएंगे। तो 2 से किया 2 3 जा, उसके बाद में क्या आ सकता है 2 15 जा, फिर क्या आ जाएगा 3 3 5 जा 15, 5 5 जा 5। तो प्राइम नंबर हमें पता है क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड होते हैं। तो डी क्या हो जाएगा 2 3 एंड 5। यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि हमने रोस्टर फॉर्म में पढ़ा था कि कोई भी नंबर हम कोई भी एलिमेंट्स को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग आप लिखिए पहले एक बार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो अल्फाबेट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमें नहीं लिखना है। जैसे ई है, ई हमें दे रखा है तो ई कर दिया हमने, हमारे पास में टी आ रहा है, सबसे पहले टी लिख दिया। टी वापस रिपीट हो रहा है, यस, तो इसको कैंसिल कर दो, वापस नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। देन आर, एक बार आर लिख दिया, वापस रिपीट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। फिर जी, ठीक है, एक ही बार आ रहा है। फिर ओ एक बार आ रहा है इधर और एक और बार, उसको कैंसिल कर दो दूसरे वाले को। एन, एम, ई एंड वाई, ये इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, सॉरी आई भी था, आई रह गया है तो आई मैं लास्ट में लिख देती हूँ। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के एलिमेंट सारे हो गए। ठीक है, जो भी अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं हमें उसको नोट डाउन नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के प्रॉपर्टीज को स्टडी करवा दिया था कि वो होता क्या है, किस तरह से डिफाइन किया गया। लास्ट क्वेश्चन 6 दे रखा है हमें। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर की आप स्पेलिंग लिखिए पहले,
अब इसमें क्या दे रखा है, पैटर्न में बी दे रखा है, ई दे रखा है, टी दे रखा है एंड आर। अब इसमें टी और ई बार एक और बार रिपीट हो रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। प्रॉपर्टी को स्टडी करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमने जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें सेट बिल्ट अप फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इजीली बहुत आराम से समझना है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ेंगे तो उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन समझ पाएंगे। अगर आपने सेट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी दिक्कत हो सकती है। तो आप कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर करने की भी और कोशिश की जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि हमें कोई कंडीशन दिखाई दे रही होगी इसके अंदर क्वेश्चन में और उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको वापस सोल्यूशन करने में दिक्कत ना हो और आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को आप जितने स्टडी कीजिए कि फोर्थ क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें। फोर्थ क्वेश्चन को स्टडी कीजिए एक बार आप सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर। आपको सेट बिल्डर में कुछ ना, जैसे सेट बिल्डर रूल बनाने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म में कोई ना कोई प्रॉपर्टी या रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तभी आप उस प्रॉपर्टी के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट 3, 6, 9 एंड 12, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको टाइम दिया है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब रिलेशंस हम या कंडीशन फाइंड आउट करेंगे तभी उस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं। बच्चे इजीली सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें रिवर्स करना होता है तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन या टर्म या प्रॉपर्टीज नहीं देख पाते। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, 3 की टेबल दिख रही है, सिंपल सा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो मैंने मान लिया ये कोई सेट है ए। ठीक है, ये सेल, इन सब एलिमेंट्स को मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो इसमें एक्स क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो x = 3n। ठीक है, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने n लिखा है। नेचुरल नंबर लिखने का रीजन ही था क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, पॉजिटिव है। देन कॉमा वापस लगा दूंगी, n क्या है हमारे पास में, देखिए n 4 तक जा रहा है, 3 4 = 12 तक जा रहा है, तो n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। बहुत इजी हो गया हमारे पास में। सबसे पहले हमने क्या किया है कि रिलेशन फाइंड आउट किया, क्या है कि एक क्या है, एक कोई सेट है x, उसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से 3 के मल्टीपल है, हमें देख के पता चल रहा है, आप लोगों को भी देख के पता चल रहा होगा, ये 3 की टेबल है 4 तक। तो n नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा है, कैपिटल n को किससे, कैपिटल n का सिंबल किस लिए होता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए, तो कैपिटल n लिख दिया मैंने। n इज लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज n स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आगे 5 6 भी चल सकता है, तो हमें लास्ट हमारा टर्म था 4, तो इसलिए लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मेरे ख्याल से। 3 इसको n = 1 लिखूंगे, 3 1 = 3, 2 पुट करूंगे तो 2 3 = 6, 3 पुट करूंगे तो 3 3 = 9, 4 पुट करूंगे तो 4 3 = 12। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा। 5 पुट नहीं करना है क्योंकि हमने कंडीशन डाल दी है कि n इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर। हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है,
1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड नंबर लेस देन 6, सॉरी मैंने थर्ड क्वेश्चन पढ़ लिया, हम फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 4 2 4 8 16 एंड 32। सॉरी मैंने थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देख लिया था अभी इसके लिए। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये सब क्या है? 2 के पावर में 2 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होता है? 32। तो इसको मैं किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ? बी कोई सेट है, उसमें x लिख सकते हो, आप चाहो तो y z इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, वेयर x इज 2 की पावर n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि n 1 से स्टार्ट होगा। 2 की पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिखूंगी तो 4, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो 16, 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 32। ठीक है, तो 5 तक आ रहा है, तो सिमिलरली लेस देन इक्वल टू 5। रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, उस सेट को देख के प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं, उसको कोई भी अलग से हमें सरदर लेने की जरूरत नहीं है। इजीली देखा हमने क्वेश्चन, प्रॉपर्टी समझ में आई, कंडीशन समझ में आई, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को, आराम से आप धीरे धीरे सीखिए। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है तो आप इजीली समझेंगे सेट, तो फंक्शन और रिलेशंस करने में भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 5 25 125 625। और एनसीईआरटी करने का एक रीजन ये है क्योंकि एनसीईआरटी हमारे बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग बनाती है। अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपका कंसेप्ट है जो बेसिक है, मतलब ये जो थ्योरी दे रखी होती है ना एक्सरसाइज के आगे, वो वेस्ट नहीं होती, वो आपको बहुत कुछ सिखा रही होती। तो अपने को एक एक पॉइंट के साथ में स्टडी करके अच्छे से अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन फोर्थ है उसका थर्ड पार्ट है 5 25 125 625। ये भी सिमिलर है, ये 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 2 5 एज 25, 5 की पावर 3 125 एंड 5 की पावर 4 625। तो इसको मैं क्या से लिख सकती हूँ? c इज इक्वल टू x कॉलन x इज 5 टू द पावर n, वेयर n इज बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, क्योंकि 5 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 4 तक जा रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 4। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 4 6 एंड 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब क्या है? ये कंटिन्यू चल रहा है, सो एज ऑन, मतलब इसकी तरह। तो ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। तो ये क्या चल रहा है? मल्टीपल ऑफ 2 चल रहा है। तो इसको मैं किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ? d इज इक्वल टू x कॉलन x इज इक्वल टू 2n और n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल N क्यों लिखा है? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और अब ये डॉट 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 3 डॉट्स मतलब ये चलते ही जा रही है, सीरीज खत्म नहीं हो रही है। तो हमें नेक्स्ट एंड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको कॉलन में मिडिल टर्म में सॉरी मिडिल ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। एक और टर्म कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। इजीली हमें जो लास्ट कंडीशन है वो नहीं लगानी है क्योंकि ये एंड हो ही नहीं रहा है सेट। ठीक है, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ का? फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें 1 4 9 एंड 100। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 10 का स्क्वायर 100। बहुत इजी हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? e कॉमा x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। क्योंकि लास्ट नंबर क्या है? 10 है,
बाकी सब 10 से छोटे हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये 1 से नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया और थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से सीख लिया। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, साथ में समझते रहिए। कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछिए, ताकि आपके आगे चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं हो। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे पास में 2 और क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स, वो भी अभी हम कर लेते हैं, ताकि हमारे पास में चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, आप जब तक फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार स्टडी कीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, किसके अंदर, किस फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, ऑफकोर्स रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको रोस्टर फॉर्म में हम एक एक एलिमेंट को अलग करके कॉमा से और लिख देंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में जो फर्स्ट है, इसमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, a से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 देन 3 5 7 11, ये सब ऑड नेचुरल नंबर है। और हमें एंड नहीं बताया है, तो हम इसको 3 डॉट से करके मिडल टर्म, 3 डॉट का मतलब एज ऑन, मतलब कि जैसे फर्दर सीरीज चलती है, तो इसका मतलब कहीं पे मैथमेटिक्स से 3 डॉट्स दिख रहे हैं तो मतलब वो सीरीज कंटिन्यू है, वो बीच में नहीं ब्रेक हो रही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है बी के बारे में कि x है वो क्या है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से बड़ा कोई इंटीजर है। अब हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो -1/2 कितना हो गया, माइनस का 0.5, एंड 9/2 कितना हो गया 4.5। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो लिखने हैं हमें। तो b इज इक्वल टू -0.5, तो -0.5 के बाद क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट हमारे पास में 4.5 आया है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें समझ में आ गया। अगर ये -1/2 की जगह -4/2 होता, तो जितना भी मतलब -2 होता तो -1 भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। 2 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है सी है जो x इज एन इंटीजर वेयर x इज x स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। इंटीजर बोला है, तो इंटीजर हमें पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन x स्क्वायर वो है जो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 का भी स्क्वायर कितना होता है 1, 0 का स्क्वायर 0 लिख देते हैं हम, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना है 4। अगर हम -3 लिखते हैं तो 9 आ जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, नंबर कौन कौन से हो जाएंगे सी के अंदर, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास में इंटीजर्स हो जाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास में जो इसके एलिमेंट्स आ गए। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डी
X इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ लॉयल, तो सिंपल सा है, लॉयल के अंदर L आ गया, O आ गया, Y आ गया, A आ गया, L वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें रिपीट एलिमेंट्स नहीं करने हैं, सिंपल है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आया है हमारे पास में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज इस तरह से हम काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जिसके अंदर 31 डेज नहीं है वो नंबर हमें लिखना है, वो मंथ हमें लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, फरवरी, ठीक है, फिर मार्च में तो नहीं होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये नंबर हो जाएगा जो 31 डेज नहीं होते, मतलब 31 डेज से कम होता है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ये मंथ हमारे पास में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, कॉन्सोनेंट्स ही लिखने हैं जो के से पहले आते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास में, आप सब भी लिख सकते हैं। ए है वो वॉवल्स है तो नहीं आएगा, बी से स्टार्ट होगा, बी, सी, डी, ई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स लिखने के लिए कहा है, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे, फिर के आ जाएगा, तो जो वॉवल्स है उसको हटा दिया और जो कॉन्सोनेंट्स है उसको लिख दिया। इस तरह से हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। सिक्स क्वेश्चन आप वर्बली भी कर सकते हैं, सिंपल सा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से करना है। हमारे पास में जो फर्स्ट दे रखा है 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है, हम जैसे पार्ट ए को पढ़ते हैं, आप भी अपनी बुक के अंदर देखिए, एक्स इज अ प्राइम नंबर विद एंड अ डिविजर ऑफ 6, तो 6 जो फर्स्ट पार्ट है 6 इसका प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा। x इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये हो सकता है क्योंकि 6 के डिविजर कौन है, 1 2 3 एंड 6, और वो क्या है, नेचुरल नंबर से बिल्कुल, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से 2 एंड 3 लिखा हुआ है, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 का डिविजर है और 2 एंड 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है बिल्कुल। सेकेंड है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के साथ में ये दे रखा है, बहुत इजी है ये, एंड देन 1 3 5 7 6 7 9 है, और नेचुरल नंबर से जो लेस देन 10, इसके साथ ही हमारा जो 6 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो क्लियर हो जाता है। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने सेट्स क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग से कलेक्शन क्या होता है, उसके बाद सेट्स क्या होता है, सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फॉर्म के सेट्स को दूसरे फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। ठीक है, आप एक बार इन सब क्वेश्चंस की वापस अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन बहुत ही क्विकली हो जाए, और एनसीईआरटी को जितना अच्छे से आप रीड करेंगे एग्जाम्पल्स को उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकें। आपको ये क्लास प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जितने भी क्लासेस के बच्चे हैं 11th क्लास के उनको ये मतलब कि क्लास पहुँचे और उनके लिए यूज़फुल रहे एनसीईआरटी की एक सॉल्यूशंस की सीरीज़। थैंक यू सो मच।